स्वयं को व्यस्त रखें। जिन लोगों के जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, वो बहुत ही शीघ्र तुच्छ चिंताओं, भय, मुसीबतों और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। जेम्स एलन। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का विचार यहाँ अत्यंत प्रासंगिक है। दुखी होने का रहस्य ये है कि आपके पास ये चिंता करने की फुर्सत हो कि आप सुखी हैं या नहीं। चिंताओं से छुटकारे के लिए एक हथियार है, वो है अपने आप को काम में व्यस्त रखना। इसे चिकित्सीय भाषा में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है। चिंता से ग्रस्त लोगों को स्वयं को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हाँ, व्यस्त लोगों को चिंताएं भी कम ही सताती हैं। एक इंटर्न ने एक सीनियर डॉक्टर से पूछा, वो कौन सी सबसे अच्छी दवा है जो सभी रोगों को ठीक कर सकती है। डॉक्टर ने जवाब दिया, सबसे अच्छी दवा किन्हीं दुर्लभ और कीमती पदार्थों से नहीं तैयार होती। दरअसल ये मेरी जानकारी की सबसे साधारण सी और केवल 2 अक्षरों से बनी चीज है, वो है काम। जब मनुष्य का दिमाग किसी रचनात्मक गतिविधि में पूरी तरह डूबा रहता है तो आत्मदया, अवसाद, उलझन, चिंता, तनाव और अन्य नकारात्मक भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। इन भावनाओं के अभाव में दिमाग शांति और सुकून से भर जाता है, जिसका नतीजा पूरी तंदुरुस्ती में मिलता है। आप अपने लिए महान लक्ष्यों का निर्धारण करें, कोई महान कार्य कर गुजरने का पक्का इरादा कर लें। जब आप इस कार्य को करने में अपने आप को झोंक देंगे तो फिर सारी निराशाएं, चिंताएं भाप की तरह उड़ जाएंगी। अपना लक्ष्य निर्धारित करके पूरी कर्मठता से उसमें जुट जाना ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। यदि आप लक्ष्यहीन या तुच्छ काम में जुटेंगे तो आपको इस महान थेरेपी से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन के लक्ष्य के लिए अपनी मृत्यु के बाद की कल्पना करें। आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। यही जीवन के लक्ष्य कहलाते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन का क्या मोल है भला। लक्ष्य महान तो जीवन महान, वरना आप बस दुनिया में आए थे और चले गए। कोई पद चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं। जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए आप अंत से शुरू कीजिए। आप सोचिए कि आप मर गए, लोग आपकी अर्थी या जनाजा लेकर जा रहे हैं, वो अब आपका अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या आप वो समझ पा रहे हैं? क्या कहा? हाँ, वेरी गुड। क्या वो ये कह रहे हैं, कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए कितना कुछ किया। वो एक शानदार व्यक्ति था, उसके लक्ष्य महान थे और उसमें से उसने अधिकांश पूरे कर लिए। उसकी बातें प्रेरक थीं। वो खुद एक प्रेरक व्यक्तित्व था। उसने अपनी संतानों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। उम्मीद है उसकी औलाद भी दुनिया के लिए वरदान साबित होगी। क्या ये लक्ष्य सही है? क्या आप ऐसा ही चाहते हैं कि लोग आपको सदियों तक याद रखें आपके अच्छे कामों के लिए? तो आपको उसी अनुसार लक्ष्य बनाने होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। सबसे बेहतर है कि आप लक्ष्य अंत से ही तय करें, वही सबसे बेहतर लक्ष्य होता है। आप अपना घर बनवाते हैं तो सबसे पहले क्या कल्पना करते हैं? यही ना कि घर सुंदर दिख रहा है, उसमें शानदार कमरे हैं, बेडरूम में आप और आपके परिवार वाले सुकून की नींद ले रहे हैं, मेहमान आपके घर की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, लोग रास्तों पर आपके घर को निहारते हुए जा रहे हैं। नींव रखने से पहले आप ये सब सोच लेते हैं और उसी के आधार पर सारी चीजें आकार लेती हैं। आप सुंदर घर का सपना देखे बगैर कभी घर की नींव नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे तो बाद में पछताएंगे। जीवन भी एक घर की ही तरह है, हमें लक्ष्य अंत को देखकर ही बनाना चाहिए। तो आप लक्ष्य तय कब कर रहे हैं? अद्भुत सुधार। 1943 में मैं अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में वेटरन्स हॉस्पिटल में 3 टूटी पसलियों और फेफड़ों में हुए छेद के साथ आया। हवाई आइलैंड से दूर मैरीन एम्फीबियंस लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान ये हादसा हुआ था। मैं नाव से बीच पर कूदने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी एक बड़ा ब्रेकर आया। उसने नाव को उठाकर मेरा संतुलन गड़बड़ा दिया और मुझे रेत में पटक दिया और लेटा रहता था और सोचने के सिवाय कुछ नहीं करता। मैं जितना सोचता था उतना ही चिंतित होता। मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मैं कभी दुनिया में अपनी जगह वापस ले पाऊंगा। मैं चिंता करता था कि कहीं मुझे पूरी जिंदगी अपंग की तरह तो नहीं गुजारनी पड़ेगी, और इस बारे में भी कि क्या मैं कभी शादी कर पाऊंगा और सामान्य जीवन जी पाऊंगा। मैंने डॉक्टर से आग्रह किया कि वो मुझे अगले वार्ड में रख दें, जिसे कंट्री क्लब कहा जाता, क्योंकि मरीजों को यहाँ पर उनकी मर्जी का कोई भी काम करने की छूट थी। इस कंट्री क्लब वार्ड में मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज में रुचि लेने लगा। मैंने इसे सीखने में 6 सप्ताह लगाए, जिस दौरान मैंने दूसरे लोगों के साथ ब्रिज खेला और मैंने ब्रिज पर कल्बर्टसन की पुस्तकें पढ़ी। 6 सप्ताह बाद मैं अस्पताल में बचे हुए दिनों में हर शाम खेलता था। मैं ऑयल पेंटिंग करने में भी रुचि लेने लगा और मैंने इस कला को एक अध्यापक के मार्गदर्शन में
3 से 5 बजे तक हर दोपहर सीखा। मेरी कुछ पेंटिंग तो इतनी अच्छी थी कि आप बता सकते थे कि मैंने क्या पेंट किया था। मैंने सोप और वुड कर्विंग पर भी अपना हाथ आजमाया। इस विषय पर कई पुस्तकें भी पढ़ी और मुझे ये विषय बहुत रोचक लगा। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा कि मेरे पास अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मुझे रेड क्रॉस द्वारा दी गई मनोविज्ञान पर लिखी पुस्तकें पढ़ने का भी समय मिल गया। 3 महीने बाद पूरा मेडिकल स्टाफ मेरे पास आया और उन्होंने मुझे अद्भुत सुधार के लिए बधाई दी। अपने जीवन में मेरे द्वारा सुने गए ये मधुरतम शब्द थे। मैं खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैं पीठ के बल लेटकर भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था, तो मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ। मैं चिंता से अपने शरीर में जहर भर रहा था। टूटी हुई पसलियों में कोई भी सुधार नहीं हुआ। परंतु जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज खेलकर, ऑयल पेंटिंग करके और वुड कर्विंग करके अपने मस्तिष्क से चिंता को दूर किया, डॉक्टरों ने ये घोषणा की कि मेरी दशा में अद्भुत सुधार हुआ है। मैं अब एक सामान्य स्वस्थ जीवन बिता रहा हूँ और मेरे फेफड़े उतने ही स्वस्थ हैं जितने कि आपके।